नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टू स्टडी में। मेरा नाम है विकास सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद वैदिक सभ्यता को कवर किया था। अभी हम महाजनपद काल पे पहुंच चुके हैं। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम पहले की तरह MCQ को भी सॉल्व करेंगे, जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। महाजनपद काल की पृष्ठभूमि। महाजनपद काल वैदिक काल अंत के बाद प्रारंभ होता है, यानी जैसे ही वैदिक काल खत्म होता है महाजनपद काल शुरू होता है। इस समय तक आर्यों का विस्तार संपूर्ण उत्तर भारत में हो चुका था। छोटे छोटे जनपद शक्तिशाली बनने लगे थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म उत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में। तो अगर यहाँ पे मैप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, अब यहाँ पे महाजनपद का उद्भव शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पे अलग अलग महाजनपद उभरना स्टार्ट होता है, जिनके बारे में हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में भी पढ़ने को मिलता है। चलिए हम एक एक करके सारे महाजनपद को जानते हैं। पहला है अंग। इसकी राजधानी चंपा थी, जो वर्तमान में बिहार क्षेत्र में स्थित है। यह जो महाजनपद व्यापार और समुद्री मार्ग के लिए काफी प्रसिद्ध था। अगला है मगध। इसकी राजधानी राजगिरी थी, जो बाद में पाटलिपुत्र बनी। यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, यानी ये जो मगध था यही सबसे शक्तिशाली जनपद था, जो कि आगे बढ़ के सारे जनपदों को अपने अंदर मिला लेगा। वज्जी। इसकी राजधानी वैशाली थी। ये एक गणराज्य था। इसमें लक्ष्मी, विदेह, याग्रित जन शामिल थे, यानी ये कई जन को मिला के महाजनपद बना था। मल्ल। इसकी राजधानी कुशीनगर थी। यह भी गणराज्य था और गौतम बुद्ध ने यहीं पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु इसी जगह हुई थी और उनके मृत्यु प्राप्त करने की क्रिया को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। काशी। इसकी राजधानी वाराणसी थी। यह धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था और धीरे धीरे ये भी मगध के प्रभाव में आ गया था। कौशल। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और यहाँ पे भगवान राम के वंशज राज्य करते थे। अगला है वत्स। इसकी राजधानी कौशंबी थी और यहाँ का जो शासक था उदयन, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान में दिल्ली क्षेत्र के आसपास का है और ये एक प्रमुख आर्य जनपद था। आगे पंचाल। इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। यह शिक्षण और वैदिक ज्ञान का केंद्र था। सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। यहाँ पे कृष्ण भक्तों और व्यापारियों का केंद्र था। अवंती। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। यह पश्चिमी भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। अश्मक। इसकी राजधानी पाटन थी। यह महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। गंधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। यह शिक्षा और व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था। तक्षशिला जो है प्राचीन समय से ही शिक्षा के लिए काफी फेमस था। आगे है कंबोज। इसकी राजधानी थी पुरुषपुर। यह पशुपालन घोड़सवारी के लिए प्रसिद्ध था। चेदी। इसकी राजधानी थी सुप्तमती। यह मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थित था। मत्स्य। इसकी राजधानी थी विराटनगर। महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पर ही अज्ञातवास किया था, यानी अज्ञातवास के दौरान ये मत्स्य राज्य में ही गए थे। यहाँ पे 2 ग्रंथ हैं, उत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जिसमें कि हमें इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आगे अगर हम इस समय की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो 2 तरह के महाजनपद पाए जाते थे। एक राजतंत्र, जहाँ राजा का शासन था, जैसे मगध, कौशल, काशी, और गणतंत्र, जहां सभा और समिति के माध्यम से शासन चलता था, जैसे वज्जी और मल्ल। गणराज्यों में राज्य प्रमुख राजा नहीं बल्कि गणाध्यक्ष या राज्य सभा को कहा जाता था। राजाओं की सहायता के लिए एक परामर्शदात्री सभा होती थी। गणराज्य नहीं बल्कि राजतंत्र होता था, वहां पर भी राजा को परामर्श देने के लिए परामर्शदात्री सभा होती थी। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना और आगे चलकर इसने मौर्य साम्राज्य का केंद्र भी बना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उस समय के स्तूप है महाजनपद काल के और ये उस समय के सिक्के हैं। ध्यान से समझिए।
ऋग् वैदिक काल में हमें सिक्कों का उल्लेख नहीं मिलता, उस समय के हमें सिक्के नहीं मिलते, उस समय बार्टर सिस्टम ही चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन अब यहाँ पे सिक्के चलने लगे थे। आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए तो कृषि मुख्य फसल थी, धान, जौ, गेहूं, गन्ना। कृषि यहाँ प्रमुख था, मुख्य फसलों में धान, जौ, गेहूं, गन्ना और तिल होते थे। लोहे के औजार और हल के उपयोग से कृषि में सुधार हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं लोहे के औजार जो है वो हमें मिलते हैं महाजनपद काल के। इस समय पंचमार्क यानी छपे हुए सिक्कों का प्रचलन हुआ। अब ये छपे हुए सिक्के क्या होते हैं कि किसी भारी चीजों से उनके ऊपर निशान बनाए जाते हैं, ठीक है, ये ढाले नहीं जाते थे। व्यापार मार्ग विकसित हुए, उत्तरापथ यानी उत्तर भारत और दक्षिणापथ, दक्षिण भारत में व्यापार मार्ग विकसित हुए जिससे कि व्यापारी लोग व्यापार करते थे। तक्षशिला, मथुरा, वाराणसी, पाटलिपुत्र प्रमुख व्यापारिक केंद्र बने। पशुपालन भी महत्वपूर्ण था, विशेष रूप से गाय, घोड़े, भेड़ और हाथी पाले जाते थे। अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो समाज में चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की स्थिति स्थिर हो गई थी। यानी कि अब जो होते थे, जो भी जिस परिवार में जन्म लेता था वो उसी आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो जाता था। यानी अब कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर ही लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होने लगे थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का प्रभाव सबसे अधिक था क्योंकि ये उच्च जाति में आते थे, यानी ऊपर की तरफ थे। इस समय आते आते महिलाओं की स्थिति और कमजोर हो गई। शिक्षा तथा धार्मिक कार्यों से उनका अलगाव हो गया। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने इसी काल में सुधार किया। देखिए, अब जब वर्ण व्यवस्था काफी ज्यादा कठोर हो गई, महिलाओं की स्थिति काफी बुरी हो गई, तो इसी समय दो नए महापुरुष आते हैं। एक महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और दूसरे महावीर स्वामी जो जैन धर्म को आगे फैलाते हैं। आगे है धार्मिक स्थिति। तो यज्ञ, वैदिक कर्मकांड का प्रभाव कम हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, नैतिकता, अहिंसा और ध्यान पर अधिक जोर दिया जाने लगा। इस काल में बौद्ध मठों और जैन तीर्थों का निर्माण हुआ। मौर्य साम्राज्य का उदय महाजनपद के अंत काल में हुआ। यानी कि जब महाजनपद काल खत्म होता है तो उसके लास्ट में मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। यही हमारा अगला टॉपिक भी रहेगा वीडियो का। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में याद रखने योग्य है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध था। पहला गणराज्य कौन था, वैशाली या वज्जी संघ। सबसे समृद्ध व्यापारिक केंद्र कौन था, तक्षशिला, ये शिक्षा का भी केंद्र था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास भी इसी काल में हुआ था। कब हुआ था, महाजनपद काल में। चलिए अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं जो पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुका है। तो महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो इसका ऑप्शन है 12, 16, 18, 24। तो सही उत्तर हो जाएगा 16। किसमें मिलता है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद मगध का प्रतिद्वंदी था, यानी मगध के साथ किसकी लड़ाई हुई थी, अंग, काशी, वज्जी, अवंती। तो सही उत्तर हो जाएगा अवंती। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला है वज्जी संघ की राजधानी क्या थी, वैशाली, राजगिरी, उज्जैनी, कौशाम्बी। तो सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था जिसने अन्य राज्यों को अपने अधीन कर लिया, कौशल, काशी, मगध, पंजाल। सही उत्तर हो जाएगा मगध। अगला है मगध प्रारंभिक राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, श्रावस्ती। सही उत्तर हो जाएगा राजगिरी। बाद में ये पाटलिपुत्र चली जाती है। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में राज्य प्रणाली, गणराज्य प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा था, वज्जी, मगध, अवंती, काशी। ये सब तो राजतंत्र, वज्जी इसका बढ़िया एग्जाम्पल था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद पश्चिम भारत में स्थित था, कुरु, चेदी, गंधार, अवंती। सही उत्तर हो जाएगा अवंती। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में कौन सा महाजनपद तक्षशिला में स्थित था, कुरु, गंधार, मत्स्य, वत्स्य। तो सही उत्तर हो जाएगा गंधार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में प्रमुख व्यापारिक नगर कौन सा था, श्रावस्ती, वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी।
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले जो वीडियो बनाए गए हैं उसे भी आप देख सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसके लास्ट में भी हम इसी तरह से प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।